हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स एडवांस्ड प्लस बोर्ड कॉम्पिटिटिव प्लस बोर्ड्स के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रिज्म का। जो प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने जो स्टडी किया था उससे आगे, मतलब ग्राफ ऑफ प्रिज्म हम लोग समझेंगे और हम लोग कंडीशन समझेंगे कि जब आप प्रिज्म से एक लाइट रेस को पास कराइएगा तो TIR कब होगा और TIR कब नहीं होगा। ये कंडीशंस हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। मतलब ग्राफ को स्टडी करेंगे और कंडीशंस को स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियसली जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किया है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, एडवांस प्लस बोर्ड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग समझेंगे ग्राफ ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो हेडिंग दे देते हैं ग्राफ। क्या समझने वाले हैं? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम लोग समझेंगे। ग्राफ समझने से पहले एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम क्या करते हैं कि एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्रिज्म ले लिया। ठीक है, एक प्रिज्म ले लिया। इस प्रिज्म पर हमने क्या किया कि एक रेस को पास कराया। ठीक है, इस प्रिज्म पे हमने एक रेस को पास कराया। ये एंगल I है, ऐसे गई, ये R1, ठीक है, ये R2 और ये यहां से निकल गई और ये हो गया इमरजेंस। ठीक है, I R1 R2 इमरजेंस। इस केस में, ठीक है, इस केस में अगर हम निकालें कि डी नेट कितना होगा, तो डी नेट इस केस में अगर हम निकालें तो हो जाएगा E प्लस I माइनस ए। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है A, E प्लस I माइनस ए। अब हम क्या करते हैं कि सेम प्रिज्म लेते हैं और इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम E से भेजते हैं। मतलब E से भेज रहे हैं तो जो रेज यहां निकलेगी वो R2 से निकलेगी और यहां नॉर्मल बनाए तो ये हो जाएगा R1 और फिर ये निकलेगी तो ये I से निकलेगी। बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम I से भेजते हैं तो E पर निकलती, तो अगर हम E से भेजेंगे तो I पर निकलेगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों ये मीडियम सेम होना चाहिए। ये एयर है तो यहां भी एयर, ये एयर है तो यहां भी एयर होना चाहिए। ये कंडीशन सेम। तो I से अगर आप इंसिडेंट कराते हैं रे को तो E पर निकलती है और E से अगर इंसिडेंट कराइएगा तो I पर निकलेगी। ये बात आप समझ गए। इस केस में भी अगर हम डी नेट निकालें तो क्या मिलेगा आपको? E प्लस I माइनस ए। क्या दोनों ही कंडीशंस में, इस वाले में भी और इस वाले में भी, डी क्या है? सेम। डी क्या है? सेम। तो इसका मतलब समझिए, इसका कंडीशन क्या है। इस वाले को इंसिडेंट बोलते हैं, इस वाले को भी इंसिडेंट बोलते हैं। मतलब अगर हम 30 पर भेजेंगे तो 60 पर निकलेगी। ठीक है, मान लेते हैं 30 पर भेज रहे हैं तो 60 पर निकलेगी। तो अगर मैं 60 पर भेजूं तो 30 पर निकलेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू कितने हो गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू कितने हो गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू 2 हो गए, 30 और 60। और 30 और 60 के लिए डी क्या है? सेम। कंडीशन समझिए, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझना है। मैंने क्या किया, कुछ एंगल से इंसिडेंट कराया I से तो E से निकली। तो अब हम E से अगर इंसिडेंट कराते तो I से निकल रही है। तो जब I से इंसिडेंट पे E पे निकल रही है और E के इंसिडेंट पे I से निकल रही है तो यहां पर दोनों ही केसेस में जो डेविएशन होगा वो सेम होगा। दोनों ही केसेस में डेविएशन सेम। इसका मतलब कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन क्या होगा? सेम होगा। दो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या होगा? दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन क्या होगा? सेम होगा। अब इसी बात को समझकर हम एक यहां ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? तो डेविएशन और I के बीच में। डेविएशन और I के बीच में। डेविएशन, ये डेविएशन का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था उसके और I के बीच में। ठीक है, आइए काम करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले
ठीक है, ये डेविएशन यहाँ हो जाएगा d, ये हो गया I। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, एकदम समझ में आ रहा है सर। ग्राफ इसका कैसा होगा तो देखिए ग्राफ इसका कैसा होगा। ये इसका ग्राफ, ठीक है, ये इसका ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ होगा इसका। इस ग्राफ को अब समझना है कि जो मैंने यहां पर बात कही कि एक एंगल ऑफ दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन होगा, क्या इसमें फॉलो हो रहा है? तो एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है। उसको दिखाना चाहे अगर इस ग्राफ से, तो देखिए अगर मैं कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये डी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डेविएशन, तो आप मैक्सिमम डेविएशन देखो कि एक मैक्सिमम ये आई है, तो एक मैक्सिमम डेविएशन आपको मिलेगा, एक मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है यहां पर, दूसरा मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा यहां पर। तो आप देख सकते हो कि इस दो आई के लिए डी मैक्सिमम, मतलब आई की दो वैल्यू या तो इतनी हो या इतनी हो, तो डी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरी चीज देखते हैं कि अगर डी मिनिमम की बात कहा जाए, या डी मिनिमम या कोई मिड वैल्यू ले लेते हैं, कोई मिड वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए डी, तो देखो आप इस वाले के लिए देखिए, ये डी है, तो इसके लिए देखिए एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? आई, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे? ई। तो आई और ई क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में आ रही है बात आपको? एक को हम लोग आई बोल रहे हैं, एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई। दूसरी जो एंगल होगी, दूसरा जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ई। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं मिनिमम के लिए, ठीक है, मिनिमम के लिए। तो देखिए ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम, ठीक है, ये डी मिनिमम। तो डी मिनिमम पर क्या होगा? डी मिनिमम इस वाले केस पर आई और ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। डी मिनिमम पर क्या होगा? आई और ई क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये ग्राफ जो कैसे आया, ठीक है, ये मैंने पहले कंडीशन बता दिया कि दो आई के लिए डी सेम है, और ये ग्राफ में आपको दिख भी रहा है। उसके बाद इस ग्राफ के बारे में कुछ हम लोग केसेस समझेंगे, पॉइंट समझेंगे कि ये पॉइंट्स, इस ग्राफ के क्या क्या पॉइंट्स हैं। जो यहां पर मैंने बताया कि दो आई के लिए डी सेम होगा, ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्राफ आपको साफ दिख रहा होगा कि यहां पर एक डेविएशन के लिए दो दो वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन डी मिनिमम जब होगा तो उसके लिए दोनों एंगल का सेम वैल्यू हो जाएगा। जैसे जैसे मिनिमम से आप बढ़ते चले जाओगे, तो मिनिमम से जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आई की वैल्यूज दो दो वैल्यूज होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मिनिमम के लिए एक वैल्यू होगा। अब इसमें एक चीज और क्या समझना है, तो देखिए इसको अगर मैं मान लूं कि यहां से इस वाले से ये x1 है, ठीक है, ये x1 है और ये x2 है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि x2 जो है वो बड़ा है किससे? x2 बड़ा है किससे? x1 से। x2 किससे बड़ा है? x1 से बड़ा है, ठीक है, x2 बड़ा है किससे? x1 से बड़ा है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा इसके पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे और बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ एक्चुअली में है क्या। तो ठीक है, इसके पॉइंट्स को हम लोग लिखते हैं। तो पॉइंट्स लिखने के लिए ये चीजें समझ गए कि सेम एंगल के लिए, दो एंगल के लिए डी सेम है, ये समझ गए, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं और इस ग्राफ के पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो पॉइंट्स पहले मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा कि ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज कि ये टिल्टेड है, किधर? राइट की तरफ ज्यादा टिल्टेड है ना, टिल्टेड है राइट की तरफ। तो इस तरह से पॉइंट सब है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो ग्राफ के कुछ पॉइंट्स को मैंने यहां लिख लिया है, पॉइंट्स ऑफ ग्राफ। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये तो पैराबोला नहीं है, दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोला, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। पहला पॉइंट एकदम याद रखना है, ग्राफ क्या है, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है। पहला सवाल, पहला पॉइंट
ये ग्राफ पाराबोला नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस ग्राफ डजंट गो टू इन्फिनिटी, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाला है, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। दूसरा ये बोले तीसरा, दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। पहला पॉइंट क्या है कि ये ग्राफ पाराबोला नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है कि डी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, जब आई या ई दोनों का दोनों कितना हो, π/2 हो। अब इस पे थोड़ा चर्चा मैं करूंगा, थोड़ा डिस्कस करूंगा, ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि ये क्या बात कहा जा रहा है। ठीक है, जब आई क्या हो, आई या ई दोनों क्या हो, π/2। ठीक है, आई या ई दोनों π/2 होगा तभी डी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब समझिए कि डी मैक्सिमम कब होगा, जब आई या ई दोनों 90 हो, π/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर बताऊं आपको कि ये मैंने एक प्रिज्म बनाया। अब देखिए, ये मैंने नॉर्मल बना दिया और एक प्रिज्म मैं यहां बना रहा हूं, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। अब देखिए, रे यहां पर आए, रे यहां पर ऐसे आए, ये इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 डिग्री, तब मैक्सिमम डेविएशन देखने को मिलेगा। या फिर रे ऐसे निकले, इमर्जेंट रे ऐसे निकले, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन या ग्रेजिंग इमर्जेंट, क्योंकि इमर्जेंट रे है, ग्रेजिंग इमर्जेंट। तो ये बात आपको समझनी है, ये है ग्रेजिंग इंसिडेंस और ये है ग्रेजिंग इमर्जेंट। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंट। तो जब आई 90 हो या फिर ई 90 हो, तब डी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। डी कैसा होगा आपका, मैक्सिमम होगा, डी मैक्सिमम होगा। अब आगे बात करते हैं, डी मैक्सिमम के केस को हम लोगों ने समझ लिया। डी मिनिमम कब होगा, डी मिनिमम तब होगा जब आई और ई आपस में क्या हो, इक्वल हो। दिस ग्राफ इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, ये ग्राफ झुका हुआ मिलेगा आपको किधर, राइट साइड की तरफ। ठीक है, आपके सवाल में दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्राफ बनाया कैसे गया, तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ, प्रैक्टिकल ग्राफ कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको। एक कमरा होता है, ठीक है, जो लाइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एक कमरा होता है, और वो जो कमरा होगा वो बहुत अंधेरा होता है। मतलब उस कमरे के चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जरा सा भी उसमें एक्सटर्नल लाइट अंदर ना आ सके, एकदम फुल्ली पैक, एकदम जरा सा भी, क्योंकि एक्सटर्नल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से एक्सटर्नल इतू सा भी लाइट बाहर अंदर उसके नहीं आनी चाहिए। वो हो गया। उसके बाद वो कमरा है, चारों तरफ काले पर्दे लगे हुए हैं। अब उसके अंदर प्रिज्म रखा जाता है और फिर वहां पर अलग अलग एंगल पर डालकर, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डाला जाता है और फिर हर एक पॉइंट के लिए काम किया जाता है, तो ये बनता चला जाता है। तो ये ग्राफ उस प्रैक्टिकल से निकालकर यहां आपको दिया गया है कि प्रिज्म का ग्राफ ऐसा होता है। ये पॉइंट्स हम लोगों को समझ लेना है, याद कर लेना है ताकि काम दे। अब देखिए, ये प्रिज्म का ग्राफ आप समझ गए। एक डी के लिए दो एंगल आएंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके पॉइंट्स आप लोगों ने समझ लिए। अब यहां पर एक हम लोग काम करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि फॉर ए प्रिज्म, एक प्रिज्म है हमारे पास, फॉर ए प्रिज्म, ठीक है, डी मिनिमम कितना पर है, तो मिनिमम है 30 डिग्री। डी मिनिमम कितना पर है, 30 डिग्री पर। फॉर अनदर डी के लिए आई कितना दिया गया है, 24 डिग्री। आपको निकालना है ई कितनी होगी, ऑप्शंस है 34 डिग्री, 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री। दिमाग लगाइए फटाक से। क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म है जिसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना पर होगा, इंसिडेंट 30 डिग्री पर। दूसरा एंगल डी दिया गया है, उस डी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 डिग्री है, तो ई कितना होगा, 34, 35, 36, 37। फटाक से जल्दी बनाइए, तो एकदम दिमाग में सोच लीजिए कि सर क्या होगा। सोच लिए? हाँ, सोच लिए तो कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए, कमेंट करो, कमेंट करो, आई एम वेटिंग, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। चलिए देखिए अब यहां से बात समझते हैं। जितने लोगों ने भी कमेंट किया है मिला लीजिए कि आपके आंसर सही है या गलत है। आई कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री पर सॉल्यूशन, 30 डिग्री पर क्या है मिनिमम, आई 30 डिग्री पर मिनिमम। डी कितना हो गया 24 डिग्री। अब देखिए यहां पर ये 30 डिग्री होगा, 24 यहां होगा, कितना डिग्री का फासला है 6 डिग्री का फासला है। और आपको मालूम है कि E जो होगा वो बड़ा होगा किससे, x1 से। तो 6 से ज्यादा 30 में अगर आप 6 जोड़िए तो कितना होगा 36, 36 से ज्यादा इसमें कौन सा आंसर है 37। इसका मतलब कि 37 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर D होगा उसका E जो होगा उससे ज्यादा होगा। मतलब कि इतना, मतलब कि इसमें और इसमें, कहने का मतलब है कि x2 ग्रेटर है ना x1 से, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके लिए E जो होगा वो बड़ा होगा उसके मिनिमम से उतना। जो कहने का मतलब फिर से समझो यार, देखो I यहां पर 30 है, एक इंसिडेंट कितना दे रहा है 24 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हुआ 6। तो जो इमरजेंस का वैल्यू होगा वो 6 से ज्यादा होगा, 6 से ज्यादा होगा, क्योंकि x2 क्या होता है ग्रेटर देन x1 होता है, 6 से ज्यादा होगा। तो आप इसमें 6 जोड़ दो तो 36, तो 36 से ज्यादा कौन है 37, तो इसका जवाब आ गया 37 डिग्री। तो ये सवाल आसान था इस वजह से क्योंकि आपको ग्राफ के बारे में मालूम है, मैंने पहले बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं ग्राफ नहीं बताता या आपको सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन देता तो आप उस फॉर्मूले से जाने लगते, और फॉर्मूले से जाने लगते तो फिर ये जवाब आपको नहीं मिल पाता। तो सिंपल एकदम कॉन्सेप्ट है, इस ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ग्राफ हम लोगों ने समझ लिया, ये पॉइंट्स ग्राफ से रिलेटेड हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या है। ये पढ़ा बोला नहीं है, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा π/2 तक जाएगा। ये ग्राफ सिमेट्रिक भी नहीं है, मैक्सिमम के वैल्यूज 2 हैं, इमरजेंस 90 हो या इंसिडेंस 90 हो। मिनिमम तब होगा जब I बराबर E हो, और ग्राफ क्या हो, ग्राफ क्या है ज्यादातर झुका हुआ है किधर, राइट साइड। ठीक है, अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसके बाद जो कंडीशंस हम लोग डिस्कस करने वाले उसको मैं बता सकूं। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि कंडीशंस बिटवीन A एंड C। देखिए होता क्या है कि मैं यहां पर एक फिगर बनाता हूं। ठीक है, एक फिगर बनाता हूं, यहां पर एक मैं स्टैंडर्ड फिगर बना लेता हूं। ठीक है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, सॉरी एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं OPQ। क्या नाम डाल दिए, OPQ। ठीक है, अब इससे एक रे ऐसे गई, ठीक है, एक रे ऐसे गई, ये नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऐसे गई और रे ऐसे हो गई। ठीक है, यहां बनेगा R1, ये यहां बनेगा R2, और रे ऐसे निकलेगी, यहां से निकलेगी। अब समझना है बात यहां पर कि रे को हम अंदर तो भेज देंगे, और एक चीज और कि मान लीजिए कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है a। एंगल ऑफ प्रिज्म है a, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n। ठीक है, और बाहर एयर है, बाहर क्या है एयर, एयर बाहर एयर है। ठीक है, अब समझिए बात कि हम इस रे को इस प्रिज्म के अंदर तो भेज ही देंगे, आसान है, भेज देंगे, इस पर स्ट्राइक कराएंगे तो ये प्रिज्म के अंदर लाइट रेज इंटर करेगी। लेकिन मुद्दा ये फंसता है कि यहां पर जब रे पहुंचेगी, कहां पर, ये जो सरफेस है OQ, ये जो सरफेस है OQ, इससे बाहर निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। बात समझिए, जब ये रे पहुंचेगी OQ सरफेस पर, जब ये रे पहुंचेगी OQ सरफेस पर, यहां पर पहुंचेगी, तो रे निकल भी सकती है और रे नहीं भी निकल सकती है। अगर रे नहीं निकली और ऐसे चली गई तो ये जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही थी उसी मीडियम में आ गई, जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही थी उसी मीडियम में आ गई। तो जब ये जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही थी उसी मीडियम में आ गई, और सरफेस कैसा है
ट्रांसपेरेंट, तो इसको हम लोग कहेंगे TIR। यहां पर क्या हुआ TIR, क्योंकि डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी, डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके इंटरफेस को पार ना करके अंदर ही रह गई। तो कहने का मतलब यह है कि लाइट को हम यहां से प्रिज्म के अंदर डाल देंगे, लेकिन प्रिज्म से जब लाइट रेज होते हुए दूसरे सरफेस पर पहुंचेगी OQ पर, तो वो वहां से बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसमें थोड़ा लोचा है। और हम लोग उसी लोचे को डिस्कस करने वाले हैं, उसी लोचे को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या लोचा है समझिए। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दिया, कंडीशंस बिटवीन A एंड C। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां काम शुरू कर देते हैं। A क्या है, A इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। C क्या है, C क्या है, C इज क्रिटिकल एंगल। C क्या है, क्रिटिकल एंगल। C क्या है, क्रिटिकल एंगल। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। C क्या है, क्रिटिकल एंगल। रिलेशन, कंडीशन, दोनों के बीच का कंडीशन इस तरह से कि रे हमेशा क्या दिखाए, TIR। रे हमेशा क्या दिखाए, TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाए। कहां पर, OQ पर। कहां पर दिखाएगी, OQ पर दिखाएगी। अब समझते हैं, अब इसको थोड़ा, इसका पूंछ और बड़ा कर देते। अब थोड़ा बात समझते हैं कि कंडीशन क्या होगा। तो कंडीशन होगा, तो हम लोग अब काम कर रहे हैं किसके लिए, तो फॉर प्रिज्म। अब देखिए प्रिज्म के लिए अगर हम काम करें तो फॉर प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म क्रिटिकल एंगल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साइन C बराबर n सराउंडिंग बाई n मीडियम। साइन C बराबर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, सराउंडिंग क्या है, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो साइन C बराबर हो जाएगा 1 बाई, और मीडियम कौन है, प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n। तो साइन C बराबर कितना आ गया, 1/n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं, एकदम समझ में आ रहा है सर। अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब आगे अगर हम काम करें तो आपको मालूम है कि TIR के लिए कंडीशन क्या है। TIR के लिए कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। TIR के लिए कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर इंसिडेंस कौन है, R2। तो इसका मतलब कि फॉर TIR के लिए R2 का बड़ा होना होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। और R2 कौन, मतलब कि R2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, R2 का जो मिनिमम वैल्यू होगा, कम से कम वैल्यू, वो बड़ा होना चाहिए किससे, C से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि TIR के लिए कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, इसलिए हम R2 के लिए बात कर रहे हैं। इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, R2, इसलिए हम R2 के लिए बात कर रहे हैं। तो R2 का मिनिमम, सबसे कम वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू, एकदम छोटी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए किससे, क्योंकि मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। R2 अगर हम मैक्सिमम कहें, अगर हम कहते हैं कि R2 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन हम एक कंडीशन आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उस कंडीशन के अंतर्गत इंटरनल, मतलब कि उसके दायरे में ये कंडीशंस, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से हम मिनिमम के लिए काम कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए नहीं। मैक्सिमम कहने का मतलब तो ऑलरेडी ग्रेटर देन C हो जाएगा, लेकिन हम मिनिमम के लिए कि R2 जो मिनिमम वैल्यू हो वो क्या हो, ग्रेटर देन C। अब देखिए, जब R2 मिनिमम होगा ग्रेटर देन C, तो R1 के लिए क्या होगा, अगर R2 मिनिमम है ग्रेटर देन C, तो R1 के लिए क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, R1 + R2, और उसी का लिखा हुआ R1 + R2 बराबर है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, A - R2, R2 मिनिमम। R1 बराबर क्या हो जाएगा, A - R2 मिनिमम। अब देखिए, A में से मिनिमम वैल्यू को घटाएंगे तो ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो R1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। R1 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब R1 जब मैक्सिमम हो जाएगा, तो देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन मैक्सिमम है,
तो आपको ये बातें मैंने बताई है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज करते जाओगे, आर भी आपने इतना पर किया तो ये इतना से जाएगा, तो आर भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज। तो अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आई भी इंक्रीज। तो आर अगर R1 मैक्सिमम है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज दैट आर आई मैक्सिमम है, दिस इंप्लाइज दैट आई मैक्सिमम। और आई मैक्सिमम मतलब आई कितना, 90 डिग्री। मैक्सिमम कितना होगा, ये होगा मैक्सिमम 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस इसको बोलते हैं। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशंस है इसको यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमें चाहिए क्रिटिकल एंगल, ठीक है। 1/n क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो 1/n क्रिटिकल एंगल है तो हमें TIR का कंडीशन मालूम है। TIR कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपने TIR नहीं देखा तो इसका पिछला लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, प्रिज्म से पहले का लेक्चर, उसमें मैंने TIR के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जितना भी लेक्चर है उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो TIR के लिए कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, ग्रेटर देन C, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अब देखिए मैक्सिमम, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो इस वाले केस पर ही, इस वाले सरफेस पर ही ना TIR होने वाला है। तो इस वाले सरफेस पर जब TIR होने वाला है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, R2। और एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, इस वजह से हमने यहां R2 लिखा फॉर TIR। और R2 मैक्सिमम अगर कर दे, R2 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम R2 मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन हमें एक कंडीशन चाहिए, इसलिए मिनिमम के लिए काम कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। R2 मिनिमम क्या हो, ग्रेटर देन C। अब जब R2 मिनिमम ग्रेटर देन C होगा तो R1 के साथ क्या होगा, ये रहा R1, और आपको फॉर्मूला मालूम है, ये हम लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा है, R1 + R2 बराबर है। तो उस फॉर्मूला को यहां लिख लेते हैं, R1 बराबर हो जाएगा A - R2 मिनिमम। अब ये मिनिमम है और A है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म में से अगर हम मिनिमम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बचेगा, तो R1 मैक्सिमम। और जब R1 मैक्सिमम है, R1 अगर मैक्सिमम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो I कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बात समझना ये है कि मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं यहां पर कि I बराबर आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब समझिए कि आपको मालूम है कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, रे ऐसे आई, ठीक है, इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्ट हुई 90 डिग्री पर, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई 90 डिग्री पर, तो इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इसका रिवर्स सोचिए, अगर हम गए क्रिटिकल एंगल पर तो निकले 90 पर, तो अगर हम आएंगे 90 पर तो निकलेंगे कितने पर, क्रिटिकल एंगल पर। यह बात समझिए कि जब आप क्रिटिकल एंगल पर जाते हैं तो निकलते हैं ग्रेजिंग रेफरेंस 90 डिग्री पर निकलते हैं। तो अगर आप 90 डिग्री पर आइएगा तो निकलिएगा क्रिटिकल एंगल पर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर I यहां पर 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि I यहां पर 90 डिग्री है, इसका मतलब कि R1 क्या हो गया, C के बराबर। R1 क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। R1 क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अब हम इस वाले कंडीशन को ले लेते हैं, ये R2 मिनिमम वाला केस ले लेते हैं। तो R2 मिनिमम ग्रेटर देन C, तो R2 मिनिमम के जगह क्या लिखेंगे, R2 मिनिमम के जगह क्या लिखेंगे, तो R2 मिनिमम के जगह हम लिखेंगे A माइनस R1 मैक्सिमम, R1 मैक्सिमम ग्रेटर देन C, ठीक है, R1 मैक्सिमम, और R1 कितना है, C के बराबर, तो A माइनस C ग्रेटर देन C, माइनस C उधर चला गया तो ग्रेटर देन 2C। तो इसका मतलब ये हमें ऑलवेज की कंडीशन मिल गई, ऑलवेज की कंडीशन मिल गई, ऑलवेज कंडीशन कि जब भी, याद रखिए, जब भी एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन हो किससे, क्रिटिकल एंगल के 2 गुना से ज्यादा बड़ा हो, तो समझ जाना है कि वहां पर क्या होने वाला है, TIR होने वाला है। तो ये हमने निकाला था कि कंडीशन बिटवीन A एंड C, ये निकल गया A एंड C।
सच डैट, इस तरह से कि रे हमेशा क्या हो, TIR दिखाए। कहां पर, OQ पर, क्योंकि अंदर तो हम भेज देंगे। फिर से इसको समझिए, बात कहां से स्टार्ट हुई थी कि ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये यहां से यहां निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। तो हम नहीं निकलने के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TIR। तो उसके कंडीशन को समझना है। तो A यहां पर क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, C क्या है, क्रिटिकल एंगल। प्रिज्म के लिए हम लोग क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जानते हैं, sin C बराबर n सराउंडिंग बाई n मीडियम। तो सराउंडिंग एयर है 1, मीडियम n है, sin C आ गया। TIR के लिए क्या कंडीशन है, तो TIR के लिए कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, R2, तो R2 ग्रेटर देन C। तो R2 की सबसे पॉसिबल छोटी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए किससे, C से। तो ऑटोमेटिक सब C से बड़ा हो जाएगा। कैसे, R2 किस पर डिपेंड करता है, R2 डिपेंड करता है R1 पर, और R1 किस पर डिपेंड करता है, I पर। तो सब एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो R2 की सबसे छोटी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए किससे, C से। तो R2 की जब सबसे छोटी वैल्यू बड़ी होगी C से, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा A माइनस R2 मिनिमम। तो जब R2 मिनिमम है तो इसमें से मिनिमम घटाएंगे तो यहां बचेगा मैक्सिमम, तो R1 मैक्सिमम हो गया। जब R1 मैक्सिमम है तो इसका मतलब कि I मैक्सिमम 90 डिग्री, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अभी मैंने बताया कि क्रिटिकल पर जाओगे तो 90 पर निकलोगे, तो 90 पर आओगे तो क्रिटिकल पर निकलोगे, तो I 90 हो गया। इसका मतलब R1 कितना हो गया, C के बराबर। तो इसको वापस लिखा है यहां पर R2 मिनिमम, और इसके जगह लिख दिया R2 में से A माइनस R1 कर दोगे तो R1 मैक्सिमम कितना, क्रिटिकल एंगल जितना। तो R1 मैक्सिमम की वैल्यू C माइनस C इधर गया प्लस 2C, तो A ग्रेटर देन किसके आ गया, 2C के। तो ये सब जानकारी है, ये आपको एक कंठस्थ चीज मिल गया, एक क्या कह सकते हैं कि एक आपको फॉर्मूला मिल गया कि आप बस क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया हो, डेटा दिया हो, आप बस देखो और समझ जाओ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये कंडीशन है कब की, जब रे इस सरफेस को नहीं निकलेगी। उसके लिए क्या कंडीशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, 2C के। अब हम लोग समझेंगे कंडीशन कि कब वो निकलेगी। अभी तो ना निकलने वाला, अब निकलने वाले के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कब वो हमेशा निकलेगी उसके केस को हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो बाहर अंदर रहने की कंडीशन समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हमेशा बाहर जाए, ठीक है, हमेशा बाहर जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इसका जगह बना देते हैं, ऑलवेज TIR होगा इस केस में, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस समझ रहे हैं। दूसरा केस में क्या है, दूसरे केस में ऑलवेज, यहां के बाद ऑलवेज, ठीक है, केस 2, ठीक है, केस 2, ये केस फर्स्ट था, ठीक है, केस फर्स्ट था, केस 2 हम लोग समझ रहे हैं। ऑलवेज पास OQ, हमेशा क्या होगा, OQ को पार करेगा। ये हम लोग सेकंड केस समझे। पहले केस में हमेशा अंदर रहे, उसके लिए क्या कंडीशन है, A ग्रेटर देन 2C। अब दूसरी चीज क्या है कि हमेशा पास करे, तो उसके लिए क्या होगा, देखिए उसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, यहां पर R2, यहां पर क्या था, R2 मिनिमम ग्रेटर देन किसके हो, C के। R2 मिनिमम ग्रेटर देन किसके हो, C के। R2 मिनिमम ग्रेटर देन C हो, तो अगर उसे बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए क्या कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल से कम हो, है ना, क्रिटिकल एंगल से कम हो। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि R2 जो होगा, R2 की मैक्सिमम वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। R2 की मैक्सिमम वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। R2 की मैक्सिमम वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो जब R2 मैक्सिमम छोटी होगी क्रिटिकल एंगल से, तो R1 के साथ क्या होगा, तो R1 बराबर हो जाएगा A माइनस R2 मैक्सिमम। तो R2 जब मैक्सिमम होता चला जाएगा तो R1 क्या होता चला जाएगा, R2 मैक्सिमम इंप्लाइज, ये बड़ा होता चला गया, इसमें से घटता चला गया, तो इंप्लाइज R1 क्या हो, मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि R2 की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू भी जब C से छोटी होगी, क्रिटिकल एंगल से छोटी होगी, तो वो बाहर निकल जाएगा।
तो जब R2 मैक्सिमम की पॉसिबल, मतलब R2 की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी जब C से छोटी होगी तो R1 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यहां उल्टा हो गया था, देखिए R2 मिनिमम था तो R1 मैक्सिमम हो गया, तो यहां R2 जब मैक्सिमम हो जाएगा तो R1 मिनिमम, और जब R1 मिनिमम होगा तो दिस इंप्लाइज, इससे ये पता चलेगा कि I जो होगी वो भी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और जब I मिनिमम हो जाएगी इसका मतलब कि I कितना होगा, 0 डिग्री। मिनिमम क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री। I मिनिमम कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अब यहां पर इस वाले केस में डालिए आप R2 मैक्सिमम लेस देन C, तो R2 मैक्सिमम लेस देन C, तो ये R2 मैक्सिमम की जगह क्या डाल सकते हैं, A माइनस R1 लेस देन C, A माइनस R1 मिनिमम, R1 मिनिमम लेस देन C। तो R1 मिनिमम, तो जब I 0, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी 0, तो A लेस देन किसके, C के। ये वो केस है जिसमें रेज पास करेगी, ऑलवेज पास OQ, हमेशा किसको पास करेगी, OQ को पास करेगी। बात समझ में आ रही है। तो केस 1 हम लोगों ने देख लिया कि TIR कब होगा, जब A एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2C हो। दूसरा केस क्या है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, लेस देन C हो, ठीक है, लेस देन C हो, ग्रेटर देन 2C हो तो TIR, लेस देन C हो तो ऑलवेज पास OQ। तो अब एक थर्ड केस आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस है जो दोनों के बीच में लाई करता है। थर्ड केस क्या है, जो दोनों के बीच में, ये केस 2, केस 1 और ये केस थर्ड, जो इस दोनों के बीच में लाई करता है। दोनों के बीच में मतलब, दोनों के बीच में लाई करने का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रिज्म A C से बड़ा हो और 2C से छोटा हो, C से बड़ा हो और 2C से छोटा हो, ये थर्ड केस है। तब क्या होगा, जब एंगल ऑफ प्रिज्म C क्रिटिकल एंगल से बड़ा लेकिन 2C से क्या हो, छोटा हो। ये डी नेट इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ जगह बने और मैं आपको कंसेप्ट समझा सकूं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर ये थर्ड केस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड केस में समझना है कि अगर मान लीजिए ये प्रिज्म है और मैं ये रे ऐसे इंसिडेंट कराता हूँ, तो यहाँ पर जो I है वो कितना है, 0 डिग्री। I कितना है, 0 डिग्री। तो जब I 0 डिग्री है तो यहाँ जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, इस एंगल ऑफ प्रिज्म के जितना हो जाएगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो R1 भी कितना हो गया, 0, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। तो R1 प्लस R2 बराबर A, तो R1 0 तो R2 बराबर A, तो R2 कितना के बराबर हो गया, A के बराबर। तो यहाँ A के बराबर हमने लिख दिया। तो अब देखो कि A की वैल्यू, A अगर C से बड़ी छोटी हो तो बाहर निकल जाएगी, और A अगर C से 2C से बड़ी हो, A अगर 2C से बड़ी हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2C से अगर बड़ी होगी तो TIR होगा, और A अगर C से छोटी होगी तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर A की वैल्यू डिपेंड करेगी कि अगर A C से छोटी है, A अगर C से छोटी है तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और A अगर 2C से बड़ी है तो TIR होगी। तो मान लेते हैं कि A यहां पर 2C से बड़ी है, तो यहां पर क्या हो गया, TIR हो गया, ये अंदर ही रह गए, क्योंकि यहां पर A ग्रेटर देन किसके है, 2C के। ये मान लिया हमने कि A यहां पर ग्रेटर देन 2C है। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पर ये तो मैंने 0 डिग्री पर डाला था, अब मैं किसी डिग्री पर डालता हूं I0, मान लीजिए I0 पर डाला हमने, तो I0 पर जब हम डालेंगे तो यहां मिलेगा हमें R1, यहां मिलेगा, ये हमें मिलेगा A माइनस R1, क्योंकि R2 के जगह A माइनस R1 लिख सकते हैं, और ये रे ऐसे। अब जैसे जैसे आप I0 को ये, या I0 मान लेते हैं, जैसे जैसे आप I0 को इंक्रीज करते चले जाओगे तो R1 भी क्या होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप I0 को इंक्रीज करते चले जाओगे तो R1 भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब R1 इंक्रीज होती चली जाएगी तो R2 क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। R2 क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज।
तो जब R2 मतलब A माइनस R1, ये क्या है R2, तो डिक्रीज होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई, डिक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C के बराबर। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C के बराबर, क्योंकि ये घटती चली जा रही है, R2 क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज डिक्रीज होते होते किसके बराबर आ गई, C के बराबर। अब A माइनस R1 बराबर कितना हो जाएगा, C के बराबर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो और ध्यान से इस पर सोचने की कोशिश करो तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा कि अगर I की वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, उस I की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, या I0 के बराबर या I0 से छोटी हो, तो जो रेज है वो रह जाएगी अंदर, जो रेज है वो रह जाएगी अंदर। लेकिन अगर I की वैल्यू I0 से बड़ी या बराबर हो, लेकिन किससे छोटी हो, π/2 से छोटी हो, तो वो निकल जाएगी बाहर। तो ये कंक्लूजन हमें निकल कर आया इस वाले केस में। तो बाहर कब जाएगी, TIR कब होगा, उसका केस हम लोगों ने समझ लिया। बाहर कब जाएगी उसका केस हम लोगों ने समझ लिया, और दोनों के बीच का केस हम लोगों ने यहां रिजल्ट निकाल लिया कि रेस कब बाहर जा रही है, कब नहीं जा रही है, कब ग्रेजिंग इंसिडेंस है, कब ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन है। तो ये प्रिज्म के ऊपर कंप्लीट PhD हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका लिंक आपको यहाँ वीडियो का लिंक या यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद का लेक्चर वही है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।